गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस ऑडियो के माध्यम से अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द पॉलिटिक्स में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें उसका संविधानों का वर्गीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण की जो बात कही है, उसका हम अवलोकन करें तो संविधानों के वर्गीकरण का जो सामान्य अर्थ हम लगाते हैं, उससे उसके संविधानों का वर्गीकरण कुछ अलग हटकर ही माना जाता है, क्योंकि सामान्यतया हम संविधान से आशय किसी राष्ट्र के उस लिखित दस्तावेज से है जो कि उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने में महत्वपूर्ण आधार है, उसको संचालित करने में सहायक है। लेकिन अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण करते समय विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में वर्गीकरण किया है। तो हम समझने की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि सामान्यतया जो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है, उसी बात को अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में समझाने का प्रयास किया है। सीधा सा इस बात को समझने का मूल जो मंत्र है, मूल जो आधार है, वह यही है कि हम जिन शासन प्रणालियों को आज पढ़ते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, और विभिन्न शासन प्रणालियों की विशेष बातों का, उसकी अच्छाइयों का, उनके अवगुणों का अरस्तु ने इन संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत में उल्लेख करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सामान्यतः हम जो विभिन्न शासन प्रणालियाँ पढ़ते हैं, उन्हीं शासन प्रणालियों को अलग अलग रूपों में स्पष्ट करने का प्रयास अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत में करने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ में द पॉलिटिक्स में संविधानों के वर्गीकरण की व्याख्या की है, और इस व्याख्या के माध्यम से उसने विभिन्न शासन प्रणालियों का विवेचन प्रस्तुत किया है। जैसे संविधानों का हम सामान्य वर्गीकरण करें तो संविधान लिखित होता है, संविधान अलिखित होता है, संविधान लचीला होता है, संविधान कठोर होता है, संविधान एकात्मक व्यवस्था लिए होता है, संविधान संघात्मक व्यवस्था लिए होता है। हम इन बातों को ही समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अरस्तु ने कहा है कि संविधान के वर्गीकरण से आशय है किसी भी राष्ट्र में विभिन्न शासन प्रणालियों में होने वाला बदलाव। जैसे प्रत्येक राष्ट्र के ऐतिहासिक पक्ष का हम अवलोकन करें तो हमेशा हर राष्ट्र में शासन प्रणाली एक जैसी नहीं रही। चाहे हम भारत को ले लें, चाहे हम चीन को ले लें, चाहे हम अमेरिका को ले लें, बहुत सारे राष्ट्रों में समय और परिस्थितियों के अनुसार शासन प्रणालियों में बदलाव आता रहता है। इसी बात को अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और उसने शासन प्रणालियों या संविधानों के कई रूप बतलाए हैं। तो मोटे रूप में पहले तो उन्होंने शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा है। एक व्यक्ति का शासन, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। दूसरे रूप में उसने बांटा है विकृत शासन और अच्छा शासन, या हम कहें शासन की श्रेष्ठ शासन प्रणाली, शासन की विकृत शासन प्रणाली। जैसे उन्होंने यहीं से अपन बात शुरू करें, उन्होंने ये मानना है कि यदि किसी देश में राजतंत्र है तो राजतंत्र में कुछ समय तक तो शासन प्रणाली के गुण दिखलाई पड़ते हैं, उनमें शासक योग्य होते हैं, शासक प्रजाहित को बढ़ावा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस शासन प्रणाली में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वहाँ विकृति आती है। राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र की प्रवृत्तियाँ उभरने लग जाती हैं। कहने का अर्थ है कि अरस्तु ने माना है कि शासन प्रणालियों में जब अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आने लग जाते हैं तो वह शासन व्यवस्था दूसरे रूप में आ जाती है।
दूसरे स्वरूप में आ जाती है और वहाँ पर अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आते हैं तो वो दूसरे रूप में बदलती है। राजतंत्र धीरे धीरे विकृत रूप में आता है और वह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। फिर अरस्तु ने कहा है कि निरंकुश तंत्र में जब अत्याचार और अन्याय बढ़ता है तो प्रजा क्रांति के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, असंतोष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास करती है और फिर पुनः कुछ कुल विशेष के लोगों में शासन सत्ता सौंपी जाती है और फिर निरंकुश तंत्र से स्वतः ही शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाती है और कुलीन तंत्र में पुनः व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। शासकों के मन में प्रजा हित को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा जाता है। शासक प्रजा हित को अपना सर्वोपरि उद्देश्य मानते हैं और निरंकुश तंत्र से मुक्ति मिलकर लोगों को कुलीन तंत्र के अधीन एक जीने का मौका मिलता है और इसमें योग्य व्यक्तियों को सत्ता सौंपी जाती है और ये शासन का श्रेष्ठ रूप माना जाता है। फिर अरस्तु ने कहा है कि धीरे धीरे और बदलाव आते हैं और कुलीन तंत्र में कुछ कुल विशेष के लोग धीरे धीरे अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए प्रजा हित को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं और फिर वही कुलीन तंत्र विकृत रूप में हो जाता है और कुलीन तंत्र किस में रूपांतरित हो जाता है? कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में रूपांतरित हो जाता है। तो यह अरस्तु ने शासन का विकृत रूप माना है जिसमें कुल विशेष के लोग, धनिक वर्ग के लोग प्रजा को अपना एक तरह से पुत्रवत न मानकर वे अयोग्यता को बढ़ावा देने लग जाते हैं। हम यूँ कहें वो शोषण को बढ़ावा देने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में फिर शोषण की प्रवृत्तियाँ बढ़ती है और जनता पुनः उनके खिलाफ आंदोलन करती है। जनता के मन में असंतोष आता है और सत्ता पुनः परिवर्तित होती है और फिर कुलीन तंत्र के, धनिक तंत्र के स्थान पर वापस एक ऐसी शासन व्यवस्था आती है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार गठित होती है और योग्य व्यक्तियों के हाथों में शासन सत्ता आती है और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होती है जिसको उन्होंने पॉलिटी या सर्व प्रजातंत्र के नाम से जाना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शासन का विकृत रूप था धनिक तंत्र, उसमें भी फिर बदलाव आता है और वह किस में रूपांतरित होता है? वह पॉलिटी या सर्व प्रजातंत्र में रूपांतरित होता है और इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे जनहित को सर्वोपरि मानते हुए शासन का संचालन करते हैं और एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। फिर अरस्तु ये मानता है या अरस्तु ने यह स्पष्ट किया है कि धीरे धीरे उस सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी में भी विकृतियाँ आने लग जाती हैं और कुछ अयोग्य व्यक्ति चुनाव के माध्यम से शासन सत्ता में चुनकर चले जाते हैं और ऐसी स्थिति होने के कारण प्रजाहित नज़रअंदाज होने लग जाते हैं, प्रजाहित को बढ़ावा नहीं मिलता है और अयोग्य व्यक्ति सत्ता में पहुंचकर सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं और फिर वही सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी जो शासन का शुद्ध रूप है, अच्छा रूप है, वो विकृत रूप में आ जाता है और उसके स्थान पे लोकतंत्र या भीड़ तंत्र की स्थापना हो जाती है और ऐसी व्यवस्था में प्रजा का शोषण वापस शुरू हो जाता है और अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आने लग जाते हैं। इस स्वरूप को अरस्तु ने शासन का विकृत रूप माना है और ये माना है कि इसमें प्रजा में तानाशाही व्यवस्था शुरू होती है, शासक है वो जनता का शोषण करना शुरू करते हैं और फिर पुनः प्रजा के मन में असंतोष उभरता है और प्रजा शासकों के विरुद्ध आंदोलन करती है, क्रांति करती है और ऐसी स्थिति में पुनः किसी एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाती है जो कि प्रजाहित को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और इस प्रकार वापस राजतंत्र की स्थापना होती है और एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता आती है और इस प्रकार का चक्रीय परिवर्तन, इस प्रकार का बदलाव हर राष्ट्रों में चलता रहता है। ये बात अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में स्पष्ट करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि अरस्तु ने ये माना कि शासन में समय परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, सत्ताओं में परिवर्तन होते रहते हैं और उसका एक क्रम भी बताया है। उन्होंने बताया कि राजतंत्र शासन का शुद्ध रूप है, राजतंत्र में धीरे धीरे बदलाव आते हैं, वो विकृत रूप बनता है और निरंकुश तंत्र में बदलता है। तो अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र शासन का विकृत रूप है।
फिर धीरे धीरे वापस बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, शासन सत्ताएं बदलती हैं और उस निरंकुश तंत्र के स्थान पर पुनः एक नई शासन व्यवस्था स्थापित होती है और कुछ कुल विशेष के लोगों में, कुछ जाति विशेष के लोगों में सत्ता जाती है और वे प्रजा हित को बढ़ावा देते हैं, प्रजा कल्याण को बढ़ावा देते हैं, प्रजा संतुष्ट रहती है। ये शासन का शुद्ध रूप माना जाता है। तो उन्होंने निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र की बात कही है और कुलीन तंत्र को एक अच्छी या श्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में माना है। फिर उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे कुलीन तंत्र में भी कुछ ऐसे व्यक्ति उभर कर आते हैं, ऐसे शासक उभर कर आते हैं जो लाभ कमाने को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हैं और धनिक तंत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि उसमें जब प्रजा हित को मुख्य लक्ष्य न मानते हुए लाभ के तत्व पर जोर देने का प्रयास किया जाता है तो वही कुलीन तंत्र अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र में रूपांतरित हो जाता है। तो कुलीन तंत्र जो शासन का श्रेष्ठ रूप है वह फिर विकृति में आ जाता है और वो शासन का विकृत रूप हो जाता है। उसको अरस्तु ने धनिक तंत्र के नाम से संबोधित किया है। आगे अरस्तु ने यह मानना है कि जब धनिक तंत्र में जनता का शोषण होता है तो शासन के स्वरूप में पुनः बदलाव आता है, पुनः परिवर्तन आता है और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताएं गठित होने लगती है और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बनती है जिसमें प्रजा हित को सर्वोपरि माना जाता है और वो अरस्तु के अनुसार क्या है, वो सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी है। फिर आगे अरस्तु ये कहता है कि जब पॉलिटी और सर्व प्रजातंत्र में प्रजा हित को धीरे धीरे नज़रअंदाज करने का प्रयास किया जाता है, अयोग्य व्यक्ति सत्ता में आने लग जाते हैं तो फिर जनहितों की उपेक्षा होने लगती है और वही सर्व प्रजातंत्र या शासन का शुद्ध रूप विकृत बन जाता है और शासन के विकृत स्वरूप में वही लोकतंत्र, भीड़ तंत्र, अयोग्य व्यक्तियों का शासन बन जाता है। और फिर इस स्थिति को अरस्तु ने विकृत रूप माना है और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र के नाम से संबोधित किया है। फिर अरस्तु वापस कहता है कि जब भीड़ तंत्र में प्रजा का शोषण होता है तो प्रजा पुनः सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास करती है और पुनः समाज में सत्ता में बदलाव आता है और एक व्यक्ति विशेष के हाथों में सत्ता सौंपने का प्रयास किया जाता है और वापस समाज में वही पहले वाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। इस प्रकार का बदलाव शासन व्यवस्था में पाया जाता है। ये सारा विचार अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं उसने शासन के दो रूप माने हैं, संविधानों के दो रूप माने हैं, एक शुद्ध रूप, एक विकृत रूप। शुद्ध रूप में अरस्तु ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी को शामिल किया है। फिर शासन के दूसरे रूप विकृत रूप में अरस्तु ने निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र या लोकतंत्र, भीड़ तंत्र को शामिल किया है। इस प्रकार उसने 6 प्रकार के संविधानों के बात कही है, 6 प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण बतलाया है। फिर उसको 2 भागों में बांटा है, 3 शासन के शुद्ध रूप, 3 शासन के विकृत रूप। इस प्रकार अरस्तु ने अपने इन विचारों में संविधानों के वर्गीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक दूसरी बात अरस्तु ने यह भी कही है कि संविधानों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर भी किया जाता है। संख्या के आधार का आशय है एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। तो उसने कहा है कि राजतंत्र और निरंकुश तंत्र ये एक व्यक्ति का शासन है। इसमें एक कुल या एक वंशानुगत व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता रहती है। तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र इस पक्ष को राजतंत्र और निरंकुश तंत्र इस पक्ष को अरस्तु ने एक व्यक्ति का शासन माना है। फिर दूसरा पक्ष माना है कुछ व्यक्तियों का शासन। तो उन्होंने शासन के शुद्ध रूप कुलीन तंत्र को और शासन के विकृत रूप धनिक तंत्र को कुछ व्यक्तियों का शासन माना है और ये कहा है कि इसमें कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में शासन सत्ताएं होती है। तो इस प्रकार उसने बहुत सारे कुछ व्यक्तियों के शासन को शासन का दूसरा रूप बतलाया। तीसरी बात बहुसंख्यक का शासन या समाज के बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। तो इसमें लोकतांत्रिक तरीके से जब सरकारें गठित होती है तो सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी को बहुत सारे व्यक्तियों का शासन माना है और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र को भी उसने बहुत सारे व्यक्तियों का शासन माना है। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपने विचारों में एक संविधानों के वर्गीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि
अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण शासन प्रणालियों का वर्गीकरण माना जाता है। अब इसके बारे में कुछ विचारकों द्वारा आलोचना भी की गई है, इसमें कुछ कमियां भी मानी गई है और ये स्पष्ट किया गया है कि अरस्तु का संविधानों का जो वर्गीकरण है वो तो केवल शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है, उसने संविधानों का वर्गीकरण कहीं स्पष्ट किया ही नहीं है। लेकिन अरस्तु का ये मानना था कि शासन प्रणाली का वर्गीकरण ही उनके अनुसार संविधानों का वर्गीकरण है और उन्होंने संविधानों के वर्गीकरण में शासन प्रणालियों के विभिन्न स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम कौन सी शासन प्रणाली में क्या कमियां हैं, कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ होती है और शासन व्यवस्थाओं में कैसे बदलाव होते हैं, ये समझने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की, वो कुछ विचारक ये मानते हैं कि अरस्तु ने जो क्रमिक परिवर्तन बतलाया है कि राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद क्रमशः कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद क्रमशः धनिक तंत्र और उसके पश्चात सर्वप्रजातंत्र और भीड़ तंत्र की प्रक्रिया शुरू होती है और वापस राजतंत्र आता है। इस प्रकार का क्रमिक परिवर्तन शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन आलोचक ये मानते हैं कि बहुत सारे देशों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ थी और फिर उनके स्थान पर सीधी ही सर्वप्रजातंत्र या पॉलिटी की स्थापना हुई, या हम कह सकते हैं जिन देशों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ थी वहाँ बाद में सीधा ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा, बीच में कोई कुलीन तंत्र धनिक तंत्र की स्थापना नहीं हुई। इस प्रकार का क्रमिक चक्रीय परिवर्तन प्रत्येक देश की शासन प्रणालियों में देखने को नहीं मिलता। ये भी अरस्तु के इस सिद्धांत में एक कमी मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि विचारकों द्वारा, आलोचकों द्वारा कुछ इस सिद्धांत की कमियां निकाली गई है, लेकिन फिर भी अरस्तु का यह सिद्धांत, अरस्तु का यह विचार विभिन्न शासन प्रणालियों के स्वरूपों को समझने में काफ़ी सहायक है और विभिन्न शासन के प्रकारों को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और अरस्तु ने ये भी बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कोई शासन प्रणाली विकृत रूप में आती है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं और विभिन्न शासन प्रणालियों की अच्छाइयों कमियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण संबंधी सिद्धांत चाहे संविधानों के वर्गीकरण का स्पष्ट रूप हमें नहीं प्रदान करता हो, या हम यूँ कहें वर्तमान में संविधानों का जो वर्गीकरण है उसको हम जिस रूप में समझते हैं वह चाहे अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत में स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया हो, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत के माध्यम से हम विभिन्न शासन प्रणालियों के वर्गीकरण को समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और राजतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, भीड़ तंत्र, लोकतंत्र आदि शासन प्रणालियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने वाला सिद्धांत है और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्धांत माना जा सकता है। तो इसका अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है और एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण काफ़ी सार्थक बिंदु माना जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाद में फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।